आर्यन खान ड्रग्स केस की चिंगारी मुंबई अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब आ गए हैं। आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सनसनीखेज रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। बढ़ती तल्खी के बीच राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के इसमें चैट में बस नज़र आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था। तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले में? कि 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज़ पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई। सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फ़ोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज़ को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज़ में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। समीर वानखेड़े के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट। सारी चीज़ों को निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूं। निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा। देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी, कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतज़ार कर रहा है। अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर अल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता पावडरच्या पैशाने अल्बम म्हणताय मला, देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपल्यावर टीका केली. त्यांनी असं म्हटलंय ट्विटरमध्ये की नवाब मलिक फक्त पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि विषय डायव्हर्ट करतात. नवाब मलिक यांना त्यांच्या जावयाला आणि काळ्या संपत्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न. चोर मचाए शोर यांच्या काळ्या संपत्ती काढायची जर वेळ आली तर ते पण आज नाही उद्या काढू. वर्लीमध्ये 200-200 कोटी रुपयाचे फ्लॅट कोणाच्या नावाने आहे, हे सगळं जे बेनामी संपत्ति हा विषय नहीं, नंतर काढू. नहीं, देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता। मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है। काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है। काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है? बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है? काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है, शुरू करिए।
हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी कराइए, लेकिन जो कागज़ मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें। पिछले सरकार के कार्यकाल में जो कुछ निर्णय लिए गए, तरफ से प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मेरी लड़ाई नाइंसाफ़ी, लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डालना, उगाही का मामला, इसको लेके सरकारी बात आगे करेंगे। धन्यवाद। या चित्रपटाचे तुम्ही हिरो आहात कारण तुम्ही एकटेच लढत आहात असं सुद्धा बोललं जात आहे, पण विलन नेमके किती आहेत? विलन तर आता चंडाल चौकडी आहे, ते चंडाल चौकडीच्या विरोधात मी लढतोय। हाईकोर्ट में जो मानहानि का केस है, आपने कहा सर कि बाहर से उगाही के लिए फोन आते थे, थाने में उगाही होती थी, रियाज भट्ट से इन्वॉल्व हो, किसका फोन आता था? नहीं, देखिए अभी आज कुछ जांच चल रही है। अगर सारी चीज़ें मैं कहूँगा तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बोल रहा था और ये प्रेजुडिस होके हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर पुलिस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। 14 वर्षांपासून तुम्ही म्हणताय मुंबईत पोस्टिंग आहे, पण त्याच्या आधी 7 वर्ष काँग्रेस राष्ट्रवादीचं तो सरकार 7 वर्ष होता प्रोबेशन पिरियड, नाही 7 वर्ष होता ठीक आहे, नंतरचे 7 वर्ष हे म्हणजे का 7 वर्षावर माझा आक्षेप नाही आहे, पण आता नंतरचे 7 वर्ष या मुंबईत कसं आहे याच्यावर आक्षेप आहे। सर एक आपने एफिडेविट फाइल किया है जो मानहानि का मुकदमा आपके खिलाफ, उसमें क्या सच्चाई है, क्या आपने? देखिए मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है, अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है। कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो, मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया। हमने जो बातें की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है। लोग मुझे बोलने पे रोक लगे, इस तरह से हाईकोर्ट में पीआईएल भी फाइल हुआ था। फिर कुछ परिवार के लोग गए, इंटरिम रिलीफ मांगी कि इन्हें बोलने पे रोक लगाया जाए, उसका जवाब दाखिल करने के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने कहा था। हाईकोर्ट में हमने अपना हल्फनामा दायर कर दिया है, आज शायद उस पर सुनवाई होगी। कोई क्रिमिनल प्रोसिजर चला रहा है तो ये न्यायालयीन लढाई है, निश्चित रूप से हम लढेंगे। सर ज्या पद्धतीनं हे आता आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत, केस एका साईडला आहे ड्रग्स प्रकरणाची आणि त्याची चौकशी एजन्सीज करतायत, आता हे वैयक्तिक पातळीवर उतरलं असं तुम्हाला हे वाटत नाही का? अजिबात वैयक्तिक पातळी